स्वर्गीय कल्याण सिंह का सबसे बड़ा योगदान भाजपा के अगर सामाजिक समीकरणों के संदर्भ में देखें तो वो ये कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए सामाजिक न्याय का संतुलन के काम का जो काम है वो किया। भारतीय जनता पार्टी उससे पहले अगड़ों की पार्टी और उसको भी खास तौर पर ब्राह्मण और वैश्यों की पार्टी कही जाती थी, शहरी इलाकों तक सीमित पार्टी। उसको कल्याण सिंह पिछड़ों तक ले गई। और अगर हम पिछड़ों में यादव हटा दें तो बाकी जो एक बड़ा वर्ग है पिछड़ों का, उसको कल्याण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी कुशलता से जोड़ा। राम जन्मभूमि का आंदोलन उस एक अलग अध्याय है उनके राजनीतिक जीवन का। उनको सबसे ज्यादा लोकप्रियता उसी से मिली कि उन्होंने राम के मंदिर के लिए, राम के मंदिर की स्थापना के लिए अपनी सत्ता को त्याग दिया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण था जिसने कल्याण सिंह के कद को बहुत शिखर तक पहुंचाया था। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक तौर पर उनकी बड़ी भूमिका इस बात में भी थी कि उन्होंने पिछड़ों को भाजपा से मजबूती के साथ जोड़ा और उसी का परिणाम हुआ कि 91 में अपने बहुमत की भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में आई। उससे पहले जनसंघ से लेके माधव बाबू से लेके और अब उस तक तब तक की यात्रा में कभी सरकार के बारे में सोचा भी नहीं होगा पार्टी ने। 222 विधायक जिता के कल्याण सिंह लाए। अब कल्याण सिंह की पुण्यतिथि की दूसरी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है और वो बड़ा नैरेटिव लोकसभा चुनाव से भी जुड़ता है, स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। कई राज्यों को मिला के जितनी शक्ति है उतनी अकेले उत्तर प्रदेश के पास है जहां तक लोकसभा के चुनाव का संबंध है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछड़ों के शक्ति संतुलन के इर्द गिर्द घूमती है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। खासतौर पर तब जब अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हों, पीडीए का एक संतुलन साधने की कोशिश कर रहे हों, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछड़ों के बीच में उसका संदेश दुरुस्त हो। अगर कहीं कोई छिटकन है तो वो तत्काल रुके। इसके लिए आज कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को एक बड़े अवसर के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखा। खुद अमित शाह अलीगढ़ आए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, राजस्थान से वसुंधरा राजे आई, पीयूष गोयल थे, उत्तर प्रदेश के तो लगभग सभी भाजपा के नेता, संगठन के और सरकार के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और सब लोग। और अमित शाह ने जो टोन सेट की उसमें 3 बातें कही। एक राम मंदिर, 2 पिछड़े, तीसरा गरीब कल्याण। और उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी के इन 3 कामों को मोदी जी ने पूरा किया, आगे बढ़ाया। यानी कल्याण सिंह जी का जो वैचारिक उत्तराधिकार है उसको मोदी जी ने बहुत कुशलता से निभाया है। और पिछड़ों पर और खासतौर पर पिछड़ों और कल्याण सिंह के बीच की केमिस्ट्री पर और उस केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी के योगदान पर अमित शाह ने काफी फोकस किया। यही चीज है जो इस पूरे घटनाक्रम को चुनाव से जोड़ती है। और उन्होंने कहा, कोई संकोच नहीं किया, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि 80 में से 80 सीटें भाजपा को जिताकर दीजिए लोकसभा में। इसके लिए उन्होंने संकल्प कराया।
क्या कल्याण सिंह को फिर से बड़े फलक पर उनकी स्मृति को सजीव करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को साधने की कवायद कर रही है? हिंदुत्व के बड़े आकाश में पिछड़ों का संतुलन, ये कुल मिला के वन लाइनर दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी, उसके पास पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक है। मुलायम सिंह जी पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर 50 साल लंबी पारी खेलकर गए और 37% वोट अखिलेश यादव को अभी विधानसभा के चुनाव में मिला था। इस नाते भी शायद कुछ कील कांटा दुरुस्त करने की जरूरत भाजपा को थी, जो आज उसने अलीगढ़ में कल्याण सिंह जी की जयंती के पुण्यतिथि के जरिए करने की कोशिश की है। इसका क्या परिणाम निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, हिंदू गौरव दिवस कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि को ये नाम दिया है भाजपा ने, और ये नाम आगे चल के आप देखेंगे कि कोई आश्चर्य नहीं होगा कि पूरे देश भर में अगले साल से भाजपा इसको मनाने लगे हिंदू गौरव दिवस के रूप में। कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहिए जनसंघ से लेके आज तक जितनी यात्रा है उसमें मंडल और कमंडल दोनों का सबसे बड़ा आइकॉनिक चेहरा अगर कोई एक व्यक्ति है तो वो कल्याण सिंह है, जो एक ही चेहरा इन दोनों को रिप्रेजेंट करता था बड़े फलक पर, और जिसने परिणाम दिया। एक चीज, और दूसरी चीज ये कि मुझे याद है कि एक बार कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी से कहा था कि अटल जी, हमारे और आपके हिंदुत्व में थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारा हिंदुत्व तब तक अधूरा है जब तक उसमें सामाजिक न्याय न जुड़ जाए। इस धारा के चलते वो और ज्यादा उपयोगी हो जाते थे भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा के लिए। अमिताभ तिवारी जी, मैं आपसे बात शुरू करूंगा। आज बहुत बड़ा ग्रांड गाला हुआ, मोदी जी को छोड़ दीजिए तो लगभग समूचा भाजपा का प्रदेश का नेतृत्व वहां था अलीगढ़ में, और हिंदू गौरव दिवस के तौर पर कल्याण सिंह जी के जो पुण्यतिथि है उसको एक नया नाम दे दिया गया, और पिछड़े और हिंदुत्व इन दोनों धाराओं से जोड़कर हर वक्ता ने उनको याद किया, और साथ में ये जोड़ा कि अब 80 में 80 सीटें जिताओ, यही श्रद्धांजलि है बाबूजी को। वोटों के गणित में आप कैसे देख रहे हैं ये पिछड़ों की लड़ाई जो उत्तर प्रदेश में है? मेरे ख्याल से सबको पता है कि बिना पिछड़े अपने पाला में लाए गति नहीं होनी चुनाव में। अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी समाज है उसकी आबादी जो है लगभग 40 से 45% के करीब है। इसमें से जो नॉन यादव ओबीसी जो एक वोट ब्लॉक बना है वो 30 से 35% है। उसका 65% सपोर्ट भाजपा को 2022 के चुनाव में मिला था। 2007 और 2012 के चुनाव में ये आंकड़ा महज 17% था। उस समय आपको ध्यान होगा कल्याण सिंह जी भाजपा में थे नहीं। तो अगर हम देखें तो 1991, 93, 96 भाजपा को लगभग 175 से 222 के रेंज में सीटें मिलती थी। जैसे ही कल्याण सिंह जी छोड़ के गए वो 80-90 पे सिमट गए 2002 में, और फिर 50 के अंदर सिमट गए। तो क्योंकि ये जो वोट ब्लॉक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट ब्लॉक है, नंबर बहुत ज्यादा है, और इसका सपोर्ट जो है काफी क्रूशियल है बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। कल्याण सिंह जी की जो आज फंक्शन था तो वहां पे इसको हिंदुत्व जरूर, क्योंकि हिंदुत्व एक लार्जर अम्ब्रेला है जिसके अंडर बाकी जो समाज हैं वो धीरे धीरे भाजपा की तरफ इकट्ठा हुए हैं, और ओबीसी पॉलिटिक्स से भी जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि भाजपा कहीं ना कहीं जो ओबीसी नॉन यादव ओबीसी वोट है खास करके उसको और भी ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहती है, जिसके बिना शायद 80/80 जीतना भी संभव ना हो। पूर्वांचल में 5-6 सीटें पिछली बार बीजेपी की कम हुई थी, और इस बार भाजपा को उम्मीद है कि कल्याण सिंह जी के स्मृति में इस कार्यक्रम को करने से और उनके नाम पर और भी जो ओबीसी वोट है वो भाजपा के पीछे कंसोलिडेट हो सकता है।
अरविंद सिंह जी, समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उत्तर प्रदेश में, उसका भी फोकस पिछड़ों पर ही है, स्वाभाविक है। करीब 40-45 साल तक उत्तर प्रदेश में दो बड़े चेहरे रहे, कल्याण सिंह और मुलायम सिंह, ठीक है ना, और दोनों भारत की राजनीति के पिछड़ों के बड़े नेता रहे। अब उस लड़ाई, सपा का पास भी बड़ा ट्रम्प कार्ड वही है, पिछड़ा वोट, और भाजपा ने भी कल्याण सिंह के जरिए उसी पर अपनी रफ्तार आगे बढ़ाई है। कैसे देख रहे हैं इस लड़ाई को? देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और आदरणीय कल्याण सिंह जी दोनों जमीन से जुड़े नेता थे। मुलायम सिंह जी बेशक पिछड़ों के नेता रहे हैं, लेकिन कल्याण सिंह जी के पास डबल एडवांटेज होता था। डबल में कहूँ तो वो हिंदुत्व के भी पुरोधा थे और साथ साथ सामाजिक न्याय के भी पुरोधा माने जाते थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जो मजबूत बढ़त मिली, उसमें कल्याण सिंह जी का बहुत बड़ा रोल था। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो भी सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन मैं केवल इतना ही कहता हूं कि केवल बात करने से नहीं होता है, बात के साथ काम भी दिखना चाहिए। अब ये जितने लोहियावादी या जेपी आंदोलन से निकले हुए दल हैं जो पिछड़े की राजनीति करते हैं और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं अमिताभ जी, लेकिन जब मौका आता है, जब सामाजिक न्याय करना होता है, तो बड़े दुर्भाग्य से इनका न्याय केवल अपने परिवार तक सीमित हो जाता है। अब उधर लालू जी को ले लीजिए, उनके परिवार में तेजस्वी हो जाएंगे और उनके दूसरे भाई हो जाएंगे, ये प्रमुख हो जाएंगे। आदरणीय मुलायम सिंह जी के परिवार में अखिलेश जी होंगे, डिम्पल जी होंगी, उनके छोटे भाई शिवपाल जी हो जाएंगे, प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा हो जाएंगे। नाम लेते जाइए, नाम चलता जाएगा और ख़त्म नहीं होगा। तो जनता देखती है ना, आप बात करेंगे सामाजिक न्याय की और केवल अपने परिवार को आगे करेंगे तो समाज का समर्थन कैसे मिलेगा? यही कारण है कि लगातार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर है और बाहर होती जा रही है। ठीक, मनोज यादव जी, नॉन यादव ओबीसी, ठीक, इस पे कोई विवाद मुझे कभी नहीं रहा कि यादव ओबीसी जो है ब्लॉक, उसके मुलायम सिंह सबसे बड़े नेता और उनके बाद उसकी विरासत उनके परिवार के पास, अखिलेश यादव के पास, इसमें कोई विवाद नहीं, ठीक, जैसे बिहार में लालू प्रसाद। लेकिन नॉन यादव ओबीसी भी बड़ी संख्या है। यादवों का प्रभुत्व तो ज्यादा है राजनीति में मुलायम सिंह के कारण उत्तर प्रदेश में, या बिहार में लालू प्रसाद के कारण। लेकिन कल्याण सिंह ने वो धारा नई तैयार कर दी, छोटे छोटे पिछड़े वर्ग की जो जातियां थी उनको कंसोलिडेट करके एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर दिया था, जो अमिताभ तिवारी बता रहे हैं कि 67% वोट 2022 के चुनाव में भाजपा को आया पिछड़ों का। अब भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी के, उसको आपने आज देखा जिस ढंग से एक कार्यक्रम किया और बड़े फलक पर चीज़ों को ले जाके खड़ा किया है, स्वाभाविक है इसके पीछे चुनाव है। और वक्ताओं ने कहा भी कि भाई 80 में 80 जिताओ, यही श्रद्धांजलि है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। वो भाजपा के नेता थे, उनको किसी भी तरीके से किसी भी वर्ग संप्रदाय का नेता बनाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन जितने दिन वो बीजेपी में रहे, बीजेपी में पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन बेहतर और मजबूत रहा, इसमें किसी तरीके की कोई संशय नहीं। वो अलग बात है कि जब वो बीजेपी में बहुत मजबूत होने लगे तो उनको दरकिनार करने का पूरा प्रयास किया गया। ये भी बात किसी से छूटी और झूठी भी नहीं। अभी अरविंद सिंह जी ने बड़ी बातें कही, शायद आज दिन वैसा नहीं था, क्योंकि अगर ये, मैं इनको हमेशा राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बीजेपी की तरफ इनका झुकाव ज्यादा देखता हूं, तो आज एज ए बीजेपी के वक्ता इनको बेहतर कहना चाहिए था। कल्याण सिंह जी के व्यक्तित्व को बेहतर तरीके से निखार के अगर बोलते तो मुझे भी अच्छा लगता। वो समाजवादी पार्टी के परिवार पे आके वहीं से शुरू हुए, कल्याण सिंह जी के शब्दों से यहाँ आके खत्म हो। ये अच्छा शायद नहीं मैसेज जाएगा। वो 365 दिन में 364 दिन है आपके पास कहने के लिए परिवार को लेके। आपको बेहतर तरीके से उनका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि आप किसी दल के व्यक्ति नहीं थे, तटस्थ है बीजेपी के, वो अलग बात। खैर, मैं इतना मान के चलता हूं कि
आज उत्तर प्रदेश में अगर श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को कहीं जाना जा रहा है लखनऊ में, तो एक हॉस्पिटल है कैंसर इंस्टीट्यूट, जिसको हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, उसका कैंसर इंस्टीट्यूट के नाम से नाम था, उसका नाम श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के नाम से रख दिया गया। वो जो इमारत, पूरा सिस्टम, सब कुछ जो समाजवादियों ने बना के खड़ा किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन डबल इंजन की सरकार ने श्रद्धेय कल्याण सिंह जी के लिए क्या किया। 6 सालों में योगी आदित्यनाथ ने, 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बात मैं इसलिए पूछा कि अगर आज आप उनको एक टाइटल दे रहे हैं कि वो हिंदू गौरव है, हिंदू के गौरव के रूप में है, दिवस के रूप में उनका दिन मनाया जाए, तो सिर्फ पिछड़ों को संबोलिक रूप से क्यों दे रहे हैं, भावनात्मक क्यों दे रहे हैं, उनका अधिकार क्यों नहीं दे रहे? मैं पूछ रहा हूँ, कितने जो प्रधानमंत्री जी ने बीएस में बोला था कि इतने एम्स, इतने IIM सब बन रहे हैं, उसमें कल्याण सिंह जी के नाम से क्या बना, क्या बनाया? ये मेरा सीधा सवाल। और दूसरा बात, वो शिक्षक थे, अगर मैं गलत नहीं हूं अमिताभ जी, वो शिक्षक थे तो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी उनके नाम से। उस यूनिवर्सिटी में पिछड़े और अल्पसंख्यक, दलित, जो गरीब हैं, जो बहुत छोटे तबके से आते हैं, उनको मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए थी। क्या हो गया? क्या कौन सा सपना साकार कर दिया? ठीक, उनका क्या सपना यही था क्या, या उनके समाज के लोगों का ये सपना था? ठीक बात। अभी रुकने को बाकी आऊंगा। त्रिपाठी जी, केवी त्रिपाठी जी, जी, लड़ाई पिछड़े वोट की है, ठीक, और उत्तर प्रदेश में आधी शताब्दी तक 2 बड़े चेहरे रहे, एक का नाम मुलायम सिंह, दूसरे का नाम कल्याण सिंह, ठीक। एक के पास यादव वर्ग का संपूर्ण समर्थन प्लस मुस्लिम, MY जिसको बोला, वो उसने मिला के बनाया चित्र मुलायम सिंह का। एक के पास हिंदुत्व प्लस नॉन यादव OBC, मैं बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूं, गोलमोल नहीं, ठीक। उसका सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह। कल्याण सिंह शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा में या बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी एक गणित दिखा दिया कि जब मैं हूं तो रिजल्ट ये है और मैं नहीं हूं तो रिजल्ट ये है। क्या ऐसा बहुत कम नेता कर पाते हैं कि उनके ना रहने को अमिताभ तिवारी जैसे लोग बिल्कुल पढ़ पाए, साफ साफ, गोलमोल नहीं कि हम थे तो इतनी सीट, इतना %, हम नहीं है तो इतनी रह गई और इतना %। इस लड़ाई में कांग्रेस कहां है? आपने तो जो खावरी जी थे उन्हें भी विदा कर दिया। वो कह रहे कि हमने भ्रष्टाचार खिलाफ मुहिम चलाई तो हमको ही हटा दिया कांग्रेस वालों ने। नहीं, खाबरी जी का पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं अपनी पार्टी लाइन को कि खाबरी जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इंटरव्यू है, स्टेटमेंट छोड़ो, इंटरव्यू है भैया। ब्रजलाल खाबरी मालिक, कैसी बात कर रहा हूं? मैं गलत कोट कर दूंगा, इतना तो भरोसा रखो मित्र। उनके शब्द हैं जो मैंने उद्धृत किए कि मैंने पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ी, कुछ लोग नाराज हुए, मुझे हटवा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मैं अपनी तरफ तो क्यों बोलूंगा भाई? त्रिपाठी जी, आप तो पुरानी आदमी। ऐसे ऐसे कमेंट आते रहते हैं और उनको लोग कोट करते हैं। उन्होंने किसके संदर्भ में कहा वो भी देखना पड़ेगा। पार्टी में ऐसा कोई मामला नहीं है। रही दूसरी बात कल्याण सिंह जी की, जो आज भारतीय जनता पार्टी उनकी मार्केटिंग कर रही है और जिस तरह की मार्केटिंग का दृश्य आपने देखा, अगर जो बाबूजी के रहते हुए उनके मूल्यों पर चलने की बात, दरअसल पूरी लड़ाई ये है कि आज जो इंडिया गठबंधन है उससे पूरी तरह से भाजपा बौखलाई हुई है और उनको 80 की 80 सीटें खतरे में दिखाई दे रही हैं। और चूंकि लगेगा कि भाई बड़े मजबूत हैं तो फिर ऐसा क्यों करते घूम रहे। आज तक तो बाबूजी की इतनी याद नहीं आई कि पूरी फौज ही वहां पे लग गई हो और अलीगढ़ में जाके हरिगढ़ हो गया हो, जय श्री राम के नारे लग रहे हो। दरअसल जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में भरोसा नहीं करती है कि किसी जाति के आधार पर, किसी एक चेहरे के आधार पर। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है, विचारधारा की है, विकास की है, संविधान की है, लोकतंत्र की है। इसलिए कांग्रेस इस लड़ाई में जनता के साथ खड़ी दिखाई देती है, जिसमें सभी की स्वीकार्यता है, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व है। हम किसी एक को लेकर साझ कर चलने की राजनीति करने के पक्षधर नहीं है। इसलिए इस तरह की बहस से अलग हटकर जनता के मुद्दों की बात करें। आज महंगाई पे कौन बात करने को तैयार है? भैया त्रिपाठी जी, आपके मुंह में घिसक कर, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आपको सलाह भी है कि आप वो महंगाई या पुनरावलोकन करो। ऐसा तो नहीं कि आप मुद्दों पर इतनी ज्यादा बात कर दिए
कि ट्रेन से बाहर हो गए डब्बे से। राजनीति में जीतोगे तब ना कुछ करोगे मालिक, नहीं बिल्कुल बिना जीतने जीते की क्या स्थिति करोगे? है। तभी भाई जीतना तो चाहिए ना आपको। परेड करनी पड़ रही है। बिल्कुल अमिताभ जी, जीतने की स्थिति है, इसीलिए ठीक है भाजपा त्रिपाठी की परेड- भैया, त्रिपाठी जी एक बिल्कुल ठीक भाजपा ठीक परेशान दिखाई दे रही है। एक मिनट इंडिया INDIA की बात कही त्रिपाठी जी ने, एक छोटी सी बात कही कि मैं OP सिंह के पास चलूंगा, कि अगर नहीं कहूंगा तो फिर ये मेरी बेईमानी हो जाएगी मेरे पार्ट पर। आपने कहा हम जीतने जा रहे हैं, जो विपक्ष का मजबूत गठबंधन बना वो इतना मजबूत है, अभी 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में गए और वहां मंच से कहा, कान में नहीं, मंच से कहा कांग्रेस की सरकार को चुनाव में कैंसिल कर देना, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, ये चीजें फ्री मिलेंगी, लिख लो। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। बोल अब बता लो, इतना मजबूत गठबंधन बनाए थे, लट्ठम लट्ठी चल रहा है, जूतों में दाल बट रही है, और आप कह रहे हो कि अमिताभ जी सब लोग डर गए, इतना मजबूत गठबंधन बन गया। ऐसा भी नहीं मित्र, बुद्धि का ये कोई हम आप फैब्रिकेट तो नहीं कर सकते। अरविंद जी का वक्तव्य है और धुआंधार वक्तव्य है, ललकार रहे थे कांग्रेस को, बघेल की सरकार को। बताइए, भारतीय जितना वो बोल रहे थे भाजपा वाले उतने लड्डू बांट रहे थे बाहर मोतीचूर के, कह रहे थे भैया ठीक है लगे रहो। इतना तो सबको दिखाई दे, तो कोई बौरा थोड़ी ना राजनीति में भैया। खैर OP सिंह जी, कल्याण सिंह जी का ये जो पुण्यतिथि थी दूसरी, इसको जो तेवर कलेवर दिया भाजपा ने, उससे बात समझ में आ गई कि मसला है 6 महीने बाद 7 महीने बाद होने वाले चुनाव, और उसमें मसला है पिछड़े वर्ग का वोट कंसोलिडेट करना। क्योंकि एक और मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह दूं, हिपोक्रेसी में क्या रखा, आपके अपोनेंट जो है का जो एक पार्टी है आपके विरुद्ध, उसका लीडर पिछड़े वर्ग से ही आता है, ठीक। आपका जो चेहरा है उत्तर प्रदेश में वो नॉन OBC है, तो उस संतुलन के लिए कल्याण सिंह से बड़ी कोई पर्सनालिटी नहीं हो सकती, इसलिए अलीगढ़ में इतना बड़ा शोक किया गया। OP सिंह जी। अमिताभ जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से, हिंदुत्ववादी, राष्ट्रवादी, सख्त प्रशासक और सख्त सरकार के लिए जाने जाने वाले श्रद्धेय कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि, उनकी जन्मभूमि अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू गौरव दिवस के रूप में आ रही है। श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि कल्याण सिंह या जिस पार्टी का जो बड़ा नेता होता, मैंने पहले ही कहा संस्थापकों में से एक, तो हम समझते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं हुई। हर पार्टी के जो बड़े नेता है, नेहरू जी की, इंदिरा जी की, राजीव जी की, उधर मुलायम सिंह जी की, काशीराम जी की, सबकी पुण्यतिथि पर, जयंती पर लोग याद करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश की आजादी के बाद पहली बार 1991 में सरकार बनी, और जो आज हिंदू गौरव दिवस की बात हो रही है, 1991 में सरकार बनी, 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिराने की स्वतः नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शाम को उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो वो हमारे तो हिंदू गौरव ही है, और हमारी पार्टी के संस्थापकों में से एक है, और हमारे कुशल शासकों में से एक है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में नकल को रोकने का पहले काम किसने किया, अपराधियों पर नकेल कसने का काम किसने किया, और सख्त शासक के रूप में सख्त प्रशासन किस सरकार ने अपनी प्रस्तुति दी। रही बात यह कि हम राजनीतिक व्यक्ति, आप तो डिबेट चला रहे हैं, कुछ भी अब होगा 2024 में मतदान के पूर्व, उसको हम राजनीतिक चश्मे में 2024 के चुनाव के आईने से देखेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। और 3 चीजें बड़ी प्रमुखता से आजकल चल रही है साहब, पिछड़ों के बारे में, दलितों के बारे में
और अल्पसंख्यकों के बारे में। और एक पार्टी के मुखिया ने तो नारा भी दे दिया, बोला इंडिया इंडिया के ऐसी की तैसी पीडीए पिछड़ा वर्ग, दे दिया उन्होंने नारा। तो अब कोई संशय नहीं बचा। रही बात हमारी पार्टी की, तो 2014 से पिछड़ा वर्ग हमसे जुड़ा, हम सरकार में जो लगातार आ रहे हैं और भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं, उसमें पिछड़ों का बहुत बड़ा योगदान है, पिछड़ा वर्ग का। और क्यों भाई, पिछड़े वर्ग की बात तो सभी करते हैं। आपने कौन सी मलाई आपने बांट दिया कि आपके साथ रहे? बात यह है कि अरविंद जी ने एक बात कही, वो मुझे पसंद आई कि पिछड़ों की न्याय की बात, सामाजिक न्याय, पिछड़ों की न्याय और पिछड़ों की हक की बात तो सब करते हैं, देता कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, पिछड़ों को न्याय तब से मिला है। और एक पार्टी की सरकार थी, पिछड़ों के नाम पर सारा कुछ जो फायदा वो किसको मिला, ये बताने की जरूरत नहीं है। आज हम कह रहे हैं कि जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं और खास तौर से गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, क्या उसका लाभ पिछड़ों को नहीं मिल रहा है या मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी। और 2014 से लगातार ऐसा नहीं है कोई हमने सम्मेलन कर लिया कल और पिछड़े भाग गए और भैया चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2014 से पिछड़ा वर्ग का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं तो चैलेंज करता हूं कि चाहे हमारी सरकार में संख्या दल देख लो, चाहे योजनाओं में आप देख लो, लाभ में देख लो, अगर अंगुली उठा दो उनको हमने न्याय नहीं दिया तो आप बता दो। लेकिन आपकी सरकार की तरफ से क्या थी? पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक दिया क्या आपने? आपने तो सारा माल एक जात विशेष को दे दिया, एक परिवार विशेष को दे दिया। कहां से पिछड़ों की बात करते? हाँ, हमने न्याय किया है, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेंगे। ठीक गोविंद सिंह जी। अमिताभ तिवारी, एक मैं इसको समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी तब तक अपने को सत्ता के पास नहीं ले जा सकती उत्तर प्रदेश में जब तक वो नॉन यादव ओबीसी को भी कंसोलिडेट नहीं करती अपने लिए। यादव प्लस मुस्लिम उसको सत्ता में नहीं पहुंचा सकते। और मुलायम सिंह जी ने इस बात को बहुत पहले जान लिया था, इसीलिए उन्होंने एक रेनबो तैयार किया था। वो उसमें मेरी जाने की जरूरत नहीं, इतना समय नहीं, लेकिन एक रेनबो इसीलिए तैयार किया था। वो जानते थे कि यादव और मुस्लिम मिला के एक उसकी सीमा है, वो सत्ता तक नहीं जाता मामला। बीजेपी उसी चीज में अपना अवसर देखती है कि नॉन यादव ओबीसी कंसोलिडेट कर लो तो सपा की ताकत कम हो जाएगी और हमारा कुनबा बढ़ जाएगा। लड़ाई इसी की है अमिताभ तिवारी जी। तो इसलिए भी समाजवादी पार्टी का जो ये एक स्लोगन है, या स्लोगन तो नहीं कहूंगा, एक जो अलायंस का नाम उन्होंने पहले दिया था, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो इसका मतलब खुद ही है कि समाजवादी पार्टी भी ये जान रही है कि एमवाई जो लगभग 30% है उत्तर प्रदेश में, वो 30% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को नहीं दिला सकता। और ये तब तक ठीक था जब यूपी में ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हुआ करता था, 30% में भी सरकारें बन जाया करती, बनी है, खूब बनी है, बसपा, भाजपा और सपा। जैसे ही बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया, अब ये 30% से काम नहीं चलता, क्योंकि समाजवादी पार्टी का 2022 में वोट शेयर के मामले में प्रदर्शन अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा, 37% के आसपास पहुंची। लेकिन 37% में भी काम नहीं बनेगा। अगर बाइपोलर है तो 45% वोट चाहिए लगभग आपको क्लियरली जीतने की कोई भी लोकसभा सीट। और वहां पर ये 30-35% जो आबादी है वो काम आती है, क्योंकि जब तक इसको कंसोलिडेट नहीं किया जाए या इसको निकाला नहीं जाए भाजपा से, छोटे छोटे कास्ट को लेकर के। और जैसा 2022 में राजभर जी से अलायंस हुआ, तो कुछ राजभरों ने पूर्वांचल में काफी सपोर्ट किया, अपना दल का एक फैक्शन था, महान दल था, कुर्मी वोट पड़े, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब तक इस वोट बैंक में सेंध नहीं मारी जाएगी भाजपा के, तब तक बहुत ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना शायद उतना आसान नहीं है। इसलिए भी इसके ऊपर फोकस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं लिस्ट देख रहा था, क्यों किसी के लिए क्यों डिफिकल्ट है ये नॉन यादव ओबीसी वोट बैंक को साधना। यूपी ओबीसी लिस्ट के हिसाब से 162 जातियां हैं
162 और पूरे इंडिया में 2500 जातियां हैं। ये 2500। भाजपा भारतीय जनसंघ को 7% ओबीसी वोट मिला था 1971 में, 22% हो गया ये 2009 में, और 44% हो गया 2019 में लोकसभा लेवल पे। तो कभी किसी भी पार्टी ने इतनी बड़ी संख्या में जातियों के ऊपर फोकस नहीं किया। जो डोमिनेंट कास्ट है ओबीसी का, नॉर्मली आप देखेंगे पूरे इंडिया में, जैसे जेडीएस है तो वो कलिगा, आरजेडी और समाजवादी पार्टी है तो यादव, आरएलडी है तो जाट, आईएनएलडी है तो जाट। तो जो फोकस जो है वो डोमिनेंट कास्ट के ऊपर होता है, और भाजपा ने शायद पहली बार ये नॉन डोमिनेंट कास्ट जो हैं इस ब्लॉक में उनके ऊपर फोकस किया है, और उसका जो फायदा है वो मिलता हुआ दिख रहा है। 37% टिकटें भी नॉन यादव ओबीसी कैटेगरी को दी गई थी, और जो आज नारा है एक तरह से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, अगर योगी 1 और योगी 2 कैबिनेट देखेंगे तो 22 मिनिस्टर आउट ऑफ 60 योगी 1 में, जो कि 37% है, और इस बार भी 19 या 20 मंत्री 53 मंत्रियों में से नॉन यादव ओबीसी समाज को बिलोंग करते हैं, इसलिए सपोर्ट जो है उनका ज्यादा है। तो रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, इसलिए भी सपोर्ट जो है वो ज्यादा है। जी मनोज यादव जी, वही मसला कि यादव और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन तब सरकार बनवा देता था, ठीक करे अमिताभ तिवारी, जब सपा बसपा भाजपा कांग्रेस सब लड़ते थे। अब तो उत्तर प्रदेश में भाजपा लड़ रही है या सपा लड़ रही है, बाकी तो सब अस्ताचलगामी सूर्य है। तो 37% वोट सुनने में बड़ा लगता है। हमने तो मुलायम सिंह जी की सरकार बनते देखी, मायावती जी की बनते देखी, कल्याण सिंह जी, इतने में तो सरकार बन जाती, लड्डू बढ़ जाते, लेकिन अब इससे कुछ हो नहीं रहा। ये वोट जाए चाहे 45% के आसपास तो लोकसभा की सीट निकले। आपके बुके में अभी मुझे उतने फूल नहीं दिख रहे जो इस संख्या को 45% तक ले जाएं। बिल्कुल अमिताभ जी, आपने सही कहा, और कई विश्लेषकों ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन मैं एक बात को डिनाई करूंगा कि जब कल्याण सिंह जी थे तो उनके साथ गैर यादव जितना ओबीसी था वो उनके साथ कॉन्सिडेंट थे। ये बिल्कुल गलत तथ्य है। समाजवादी पार्टी के साथ पटेलों की संख्या एक बड़े मात्रा में थी। तमाम सारे बैकवर्ड की छोटी छोटी, चाहे वो निषाद में बंटवारा था, और भी तमाम जातियों के वोट भी हमारे नेताओं के हिसाब से क्षेत्र में मिलते थे। और मौर्य, पाल, कुशवाहा, सैनी, साग के इसका वोटों का जो एकत्रित होने का स्थान था वो मायावती जी की पार्टी यानी कि बसपा के पास था। कोई एक ठेकेदारी नहीं थी। ये बात बिल्कुल गलत तथ्य है, लेकिन खैर जिसने कहा उसका भी धन्यवाद, और जो विश्लेषण हो रहा है उसका भी धन्यवाद। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि आखिर ये आवश्यकता क्यों पड़ी समाजवादी पार्टी को कहने की। समाजवादी पार्टी ने कमोबेश अपनी सरकारों में एक आरोप लगा, उस आरोप का एक उदाहरण दिए दे रहा हूं। आरोप बड़े लगे कि सिर्फ यादव के लिए किया। 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए हमारी सरकार में। आज तक कोई भगवान जी के हाथ से भी रिजल्ट बना के नहीं रख पाए, न जय श्री राम बोलने वाले, न जय श्याम बोलने वाले, न कोई और कुछ कहने वाले। कोई माई कलाल नहीं पैदा हुआ जो 86 में 56 यादव एसडीएम वाला रिजल्ट लाके सदन से लेके या सड़क पेपर तक लाके रखते हो। मैं तो मांग कर रहा हूँ आपके चैनल कि अगर समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा कृत्य किया कि 86 एसडीएम में 56 भर लिए, तो उन सारे 56 को निकाल के बाहर कर दो और सबको जेल भेज दो। जिसने भर्ती किया उसको भी जेल भेज दो। मैं मांग कर रहा हूँ, लेकिन आया कुछ नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि झूठ खाना, झूठ पीना, झूठ ही आना, यही है इस सरकार का सबसे बड़ा मंत्र। हम लोग उस राजनीति को नहीं कभी फॉलो कर पाए। निश्चित तौर पे गाजीपुर और तमाम सारे जनपद में सिपाही भर्ती हो जाते हैं, तो वो तो आज भी हो रहे, सबसे ज्यादा हो रहे हैं यादव। क्या कर लेगा कोई? है किसी के हिम्मत एग्जामिनर के जो रोक पाए उनको सिपाही बनने से, दरोगा बनने से? उनके अंदर काबिलियत है तो भरते। लेकिन मैं एक ही बात सिर्फ कहना चाहूँ, ये विश्लेषण ठीक है, समाजवादी पार्टी अपना काम कर रही है। उस रणनीति का बहुत ज्यादा आपके टीवी चैनल पे नहीं बात कर सकते, लेकिन हम अधिकार की बात जरूर पूछें। क्या मिला लोधी समाज? कल्याण सिंह जी की आज पुण्यतिथि पे मैं राजनीति नहीं कर रहा, हकीकत पूछ रहा हूं। और यहाँ कई लोग समर्थक बैठे हैं,
मुझे अमिताभ जी शर्मसार कराइए कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं। क्या मिला लोधी समाज? ठीक बात। हिंदुत्व का मतलब ये थोड़ी नहीं होता है कि पंडित जी को मिल जाए, ठाकुर साहब को मिल जाए, लाला जी को मिल जाए, जिंदल जी को मिल जाए, बिंदल जी को मिल जाए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ठीक मनोज जी, ठीक हिस्सेदारी का मसला आपने उठाया, ठीक है। मैं अरविंद सिंह जी के पास चलूं, उससे पहले एक बात कहूंगा। हिस्सेदारी की ही लड़ाई थी जिसने बिहार में लालू यादव के शिविर से नीतीश कुमार को अलग कर दिया। क्या वहां जो मलाई थी उसका 90% 85% हिस्सा ओबीसी के यादव ले रहे थे राजनीतिक तौर पर। इसलिए वही लड़ाई उत्तर प्रदेश में जब आई तो मुलायम सिंह जी के पास से अब आप बोल चुके, दोबारा में आएंगे तब बोलना, अभी रुक, अभी बीच में नहीं। वो इसलिए उनके पास से अलग हुए और आंकड़े बताते हैं कि जब 222 सीट कल्याण सिंह की अगुवाई में भाजपा जीत कर आई, उसकी जानकारी शायद नहीं होगी अभी तत्काल लोगों को, इसलिए ऐसा बोला होगा। 222 जीत की आई, वो उस वक्त का मैं वातावरण याद दिला दूं अमिताभ तिवारी, उस वक्त घोषित तौर पर जो मुस्लिम था वो भाजपा से बिल्कुल 100% नहीं 1000% दूर था, ठीक, खिलाफ था। और भाजपा भी के लोग भी उनके खिलाफ बयान दे रहे थे, ठीक। कल्याण सिंह का रिजीम था, का उत्कर्ष था, ठीक, 91 में। इसका मतलब सारे मुस्लिम मुलायम सिंह के साथ खड़े थे क्योंकि उन्होंने कहा था मस्जिद को परिंदा पर नहीं मार पाएगा, गोली भी चलवा दी थी, ठीक। उस परिदृश्य में 222 सीट बिना या ओबीसी के एक्टिव सपोर्ट के कोई माइकलाल जीत ही नहीं सकता। अभी कई बार मनोज जी कह रहे थे कौन माइकलाल कौन, मैं तुम्हें वही बात कह रहा हूं। 222 सीट उत्तर प्रदेश में आप जब मुस्लिम एक साथ कंसोलिडेट हो आपके खिलाफ, बिना ओबीसी के जीत नहीं सकते। अमिताभ तिवारी, एम आई राइट और नॉट? ऑफ कोर्स ओबीसी सपोर्ट, बिना ओबीसी सपोर्ट के, नॉन यादव ओबीसी सपोर्ट के, एक्टिव सपोर्ट के बिना आप 222 सीट जीत नहीं सकते उत्तर प्रदेश में। ये तो गणित है, इसमें मेरे आपके कहने से थोड़ा कुछ होगा। यहीं से कल्याण सिंह का कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश में शुरू होता है और उनकी हैसियत बनती है। खैर अरविंद जी, मसला वही है कि हिंदू गौरव दिवस अभी जनवरी में रामलला के मंदिर का राष्ट्रार्पण है, लोकार्पण है, ठीक। आज हिंदू गौरव दिवस भाजपा ने घोषित कर दिया। मेरी समझ कहती है अगले साल ये देश भर के हर राज्य में मनेगा, ठीक, ताकि कल्याण सिंह मंडल और कमंडल दोनों का जो एक आइकॉनिक फेस है, ज्वाइंट फेस है, वो भाजपा को डिविडेंड देता रहे। अरविंद जी, देखिए बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी है वो दो मुद्दों पर आधारित है। एक तो हिंदुत्ववादी राष्ट्रवाद और विकास, और दूसरा है सामाजिक न्याय। हमारे मित्र मनोज जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, मैं खुश होता कि वो तथ्यों का जवाब देते, मुद्दों पे बात करते। देखिए, समाजवादी पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में लगातार पिछड़ रही है तो कुछ न कुछ कारण है। कोई तूफान आ रहा है और शुतुरमुर्ग प्रवृत्ति जैसे सर को रेत में डाल लेना और कहना तूफान नहीं है, समस्या का निराकरण प्रस्तुत नहीं करता है। मनोज भाई, आपको और सबको समझना होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खुद ही ओबीसी समाज से आते हैं। आप ओबीसी की राजनीति करते हैं तो ओबीसी समाज जब देखता है कि हमारे वर्ग का एक व्यक्ति भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक कुर्सी पर बैठा है तो उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है। और नरेंद्र मोदी जी केवल समाज से आते नहीं हैं, उन्होंने गरीबी के कतार में, अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति के दुख दर्द को देखा है। इसलिए मोदी जी के आने के बाद 9 वर्षों में, चाहे आप कितनी भी उनकी आलोचना करिए, ये तो मानेंगे कि 3.25 करोड़ से ज़्यादा घर बनाए हैं। इसका मतलब कि पति पत्नी, 2 बच्चे और माँ बाप में से किसी एक को पकड़िए तो 3 × 5 = 15 और ये 16-16.25 करोड़ लोगों के सर पे छत देने की बात होती है। मोदी जी ने ये महसूस किया कि गरीबों के घर में तो शौचालय, अमीरों के घर में तो शौचालय होता है, लेकिन गरीब की जो माँ बहनें हैं वो शौच जाने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करती हैं। तो आज भारत में कोई भी ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां शौचालय ना हो। उनको ये महसूस हुआ
कि गरीब को जब इलाज कराना होता है तो कोई नहीं पूछता है। तो आज हर गरीब को 5 लाख रुपए मिलता है ना, 5 लाख रुपए मिलता है चिकित्सा के लिए। तो उन्होंने मनोज भाई करके दिखाया है, आलोचना करने से कुछ नहीं होगा। और आप बताइए, आपको मेरी बात बुरी लग गई, आप जेपी की बात करते हैं, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। क्या लोहिया जी ने कभी कल्पना की होगी कि उनके शिष्य मुलायम सिंह यादव जी जब आएंगे तो स्थिति क्या होगी, पार्टी में कैसे कैसे लोग रहेंगे, सरकार में कौन रहेंगे? मुलायम जी, अखिलेश जी, डिंपल जी, शिवपाल जी, रामगोपाल जी, धर्मेंद्र जी, आप गिनते चले जाइए। क्या ये समाजवाद का उदाहरण है? क्या समाजवाद की ऐसी कल्पना की होगी समाजवादियों ने? आप इसका जरा उत्तर दीजिए। ठीक है, आएंगे आपको ऑप्शन देंगे, अभी देंगे जवाब जरूर पहले मिलेगा। तत्काल नहीं, आरोप जब लगे तो जवाब जरूर जवाब जब बुलाएंगे तब देंगे, अभी नहीं, तत्काल नहीं। त्रिपाठी जी, ये जो इतनी धुआंधार लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में, कटाजुज्ज एक शब्द है क्या, मैं फिर वही कहूंगा, कांग्रेस मतलब किस स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है, क्या स्थिति परिस्थिति उसके पास है? अगर हम सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रखें, अब वो मत रहेंगे इशूज की बात कर रहे हैं हम, इशूज भी चुनाव में एक बड़ा इशू होता है, लेकिन ये भी कड़वा सच है, कठोर सत्य है कि सोशल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भारत में जब वोट होता है। त्रिपाठी जी, ये मत कहिएगा हम तो पूरे देश के लिए बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं और गरीबी और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। वो करते करते ये स्थिति आ गई कि एक आदमी जीत, 2% वोट बचा। मैं समझना चाह रहा हूं सोशल, वो बताइए स्ट्रेटेजी पॉइंट्स, कहां फोकस है कांग्रेस का? निश्चित तौर पर अमिताभ जी सोशल पॉइंट्स की ही बात कर रहा हूँ। समाज के हर वर्ग को उतना ही महत्व देती है कांग्रेस पार्टी। इस तरह से कांग्रेस पार्टी विभाजन नहीं करती है और यही हमेशा अंतर रहा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में कि हम इस तरह से जातियों के आधार पर बांट के, क्या कर्नाटक में हमने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। हमने हिमाचल में कोई ऐसी पॉलिसी बनाई? नहीं बनाई। हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ संगठन पर काम चल रहा है और संगठन में सभी जाति और सभी संप्रदाय, सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिलता है। हमने कल CWC अपनी डिक्लेयर की या AICC कमेटी डिक्लेयर की, तो आप वहां भी देखोगे सबको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। इस तरह से कोई बंटवारा, सामाजिक विभाजन करने की कोशिश कभी भी नहीं रहती है कांग्रेस पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भी हम नहीं करेंगे। अच्छा, सामाजिक न्याय सामाजिक विभाजन है क्या त्रिपाठी जी? सामाजिक न्याय सामाजिक विभाजन है क्या? नहीं, अगर यही होता तो मुलायम सिंह, कल्याण सिंह तो कब हाशिए पे रहते जीवन भर? पंडित नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, श्रीपति मिश्रा, गोविंद वल्लभ पंत, यही लोग रहते ना। मुलायम सिंह आते, ना कल्याण सिंह आते, ना मायावती आती। नहीं, आज कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है, उसी पे बात कर लीजिए। कल्याण सिंह जी की राजनीति का पूरा चक्र देखेंगे तो आप क्यों उन्होंने राष्ट्रीय क्रांतिक पार्टी बनाई, क्यों जन क्रांति पार्टी बनाई, क्यों वो जाके समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े होते हैं? आपको कोई लाभ हानि हुई नहीं ना? मैं तो आपका पूछ रहा हूँ, वो भाजपा देखेगी कि क्या करना है। मैं पूछ रहा हूँ क्या करेगी? आपने जैसे कहा कि तो वो हाशिए पे चले जाते। जी हाँ, इसी राजनीति की वजह से कभी कभी राजनेता हाशिए पर जाते हैं और समाज उनको हाशिए पर ले जाता है, लेकिन फिर वो अपना लाइन बदलते हैं और फिर बीच राजनीति में आते हैं। दरअसल हर पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस पार्टी इस जातिगत आधार पर, विभाजन के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए तैयार नहीं है और न कभी भी इसके लिए तैयार। बिल्कुल, आप कुर्बानी गैंग के की सदस्य है कांग्रेस, बड़ी अच्छी बात है। आप लोकतंत्र की वेदी पर कुर्बानी दो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नहीं कुर्बानी देंगे अमिताभ जी, इसको बदल कर दिखाएंगे। आप देखिएगा इसी उत्तर ठीक प्रदेश है। में सबको अरे भाई, साथ हमसे लेकर काय सरकार झंझट कर रहे हो? ठीक, आगे भी बनाएंगे और चलाएंगे। ठीक। जब आप नारायण दत्त को रखते थे चीफ मिनिस्टर तो आप कहते थे पंडित नारायण दत्त तिवारी, ठीक, और अब आप साधु हो गए, कहते हम जात बिरादरी की बात नहीं करते। क्या? अच्छा जी, ऐसा ज्ञान नहीं दो महाराज, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। कम से कम उत्तर प्रदेश के बारे में तो मुझे कुछ कागज पत्र देखने की जरूरत कभी नहीं पड़ी। इसलिए ये ना बताओ कि मसला क्या है, गोपीनाथ दीक्षित किस लिए थे महत्वपूर्ण। राहुल गांधी भी आज राजनीति अरे छोड़ो, अब राहुल गांधी वो जनेऊ को उसके ऊपर पहनते थे, सावरकर कह गए ऐसा वक्त आएगा जब कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे लोग, और राहुल जी ने सच दिखा दी वो करके, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के, है दिखा दिया ना। तो फिर वो तो खैर हम देखिए ओपी सिंह जी, मसला वही कि राम जन्मभूमि का जो उसका एक पूरे आंदोलन का जो एक चरमोत्कर्ष था, जो एक वो था, वो जनवरी में आ जाएगा। 15 जनवरी के बाद जो दूसरा पखवाड़ा शुरू होगा, राष्ट्र के को लोकार्पित हो जाएगा। एक 500 साल की लड़ाई,
एक भव्य समाधान तक पहुंच जाएगी। इसलिए ये जो कल्याण सिंह जी का एक वो बड़े फलक पर मनाई गई पुण्यतिथि, मुझे इसके पीछे पिछड़ों का जो राजनीतिक वो है गुणागणित, वो ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। बाकी राम मंदिर तो बन ही रहा है, अब उसमें तो बन ही गया पहला तल, अब उसमें तो कुछ करने की स्थिति है, जरूरत नहीं किसी को, बन जाएगा। आपने बात बिल्कुल सही कही। और 2014 से पिछड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो 2024 में भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि मनाने से ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा उलटफेर हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर उलटफेर होगा कि हम अपने पार्टी के कद्दावर नेताओं का, अपने पार्टी के संस्थापकों का, चाहे जो भी हो, पंडित दीनदयाल हो, श्याम मुखर्जी हो, अटल जी हो, जो भी हो, हम उनका मनाते हैं। तो क्या हम अटल जी का जब मनाते हैं पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर, तो उसके पीछे कौन सा हमको जाति का वोट मिलता है? का मनाते हैं तो कौन सी जात का वोट मिलता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम वोट लेने के लिए नहीं करते। अगर वोट लेने के लिए जब राजनीति करेंगे तो जनता के सामने आप बेनकाब हो जाएंगे, आप कुछ भी करेंगे बेनकाब हो जाएंगे। अगर हाँ, जब ईश्वर ने, जनता ने आपको पावर दिया और तब आपने उनके लिए किया, तो उसको जनता हमेशा याद करेगी। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद प्रारंभिक दिनों में पत्रकारिता में आप भी देखे होंगे, हम भी देखे, कि एक ट्रेंड चल रहा था देश में, विकास से कोई मतलब नहीं। क्या मतलब था? परिवार, किस परिवार से कौन नेता आ रहा है, इसको लोग देखते थे। फिर जातिवाद, कौन कौन सी जातियां किसके साथ है और कौन सा नेता किस जाति पर है, उसको देखते थे। और आज भी जिसके लिए होड़ मची है, तुष्टीकरण की राजनीति, ये तीनों का तीनों जो है सबको धीरे धीरे पैदल कर दे रहा है। जिनके ये मानक रहे हैं परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। भारतीय जनता पार्टी जब हम कहते हैं तो विपक्ष की बात समझ में आती नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इस रूल को अपनाया नहीं। जब हम कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम ये नहीं कहते कि हमारा ही प्रयास, सबका प्रयास से देश मजबूत हुआ, तो उसको ये लोग कहते हैं कि साहब ये तो जुमला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो केवल इस तरह के नारों को देकर चलती है। लेकिन आप ये देखिए कि सब कुछ बदल गया, लेकिन वो चीजें अफ्ताब जी अब भी नहीं बदली। 2022 में एमओआई, 2024 में पीडीए, 2022 के चुनाव हारने के बाद जो लखनऊ में मंथन हुआ, मंथन हर पार्टी करती है ना, जब हार जाती है तो करते। जब आप पूछते हैं भाई बताइए आपकी 1 सीट उत्तर प्रदेश में क्यों बची, 80 में क्यों पाए, आपकी 3 क्यों बची, तो हम जवाब देते हैं हम इसके लिए हमारा नेतृत्व मंथन कर रहा है। तो उसी तरह से 2022 का मंथन हुआ और मंथन में निष्कर्ष क्या निकला कि साहब 20-20 हजार यादव और मुसलमानों का वोट चुनाव आयोग ने भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मिलकर कटवा दिया। ये मंथन का निष्कर्ष निकला। और एक पार्टी का मंथन का निष्कर्ष निकला कि भाई देखो जितना ज्यादा हो सकता है वो खानदान जो है ना, उस खानदान की चालीसा जितना पढ़ोगे उतने पार्टी को फायदा हो। बाकी ये जो दाएं बाएं पढ़ते हो इससे कोई फायदा नहीं। ठीक ओपी सिंह जी, जस करनी तस भोग उताता और नरक जात फिर क्यों पछताता। ठीक है ओपी सिंह जी आगे बात। मनोज यादव जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आप रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा क्लोज जी। ठीक बात ओपी सिंह जी, आगे बात जी, आगे जी मनोज जी। जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता तैरने लगे डिबेट में, मुझे लगा ऐसा ना हो कहीं पूरा पार ही कर जाए। अरे भैया 18,000 एफिडेविट के साथ ओटो कटो का विश्लेषण तो आपके ईमानदार चुनाव आयोग को दिया है, सबके सब धतूरा खा के सो गए क्या? जो अब तक 18,000 एफिडेविट के कटे ओटो पे जवाब नहीं दे पाए, चपरासी तक सस्पेंड न कर पाए, और बात करते हैं ईमानदारी की। इस देश में अगर किन्हीं लोगों में सबसे गंदा खून है, जो बेईमानी, झूठ, भ्रष्टाचार पनपता है,
वो भाजपाइयों के अंदर इतना गंदा खून है। क्या करते हो ओबीसी, कहाँ से शिक्षा पढ़े हो? समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट किया, कांग्रेस ने डेवलपमेंट किया, पुल पुलिया, नहर नाली, ओवरब्रिज, रोडे, अस्पताल, स्कूल, ये सब हम लोगों की सरकार में बना है। तुमने तो झूठ का पुलिंदा बनाया है। इसमें भी उसमें भी जो सैनिक इंडिया लेके आएंगे तब भी उठा पटके गए थे, और अब जो ये लाए हो भाजपा, 10 साल पूरे हो गए, इच्छा भर गई, बैकवर्ड जान गया, दलित को इल्म हो गया, अल्पसंख्यक पर अत्याचार कर ही रहे हो, वो शोषण का शिकार है ये। आपको आने वाले समय में इसका बेहतर जवाब मिलेगा। ठीक ठीक ठीक, अभी रुकना होगा, दोनों की बात आगे। अमिताभ तिवारी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा। विधानसभा का चुनाव स्टेट के लीडर्स के चेहरों पर होता है, उनके सपोर्टर्स में भी उत्साह रहता है कि हम भाई ज्यादा ताकत लगा देंगे तो हमारा नेता मुख्यमंत्री हो जाएगा, हमको लाभ होगा। ठीक, उनकी जाति, उनका इलाका, सब उसके पीछे गैल्वनाइज होता है। ठीक है, लोकसभा में तो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, बहुत सारे नेता तो वैसे रेस से बाहर हो जाते हैं, उनके समर्थक जानते हैं भाई ये प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते। क्या भाई, महबूबा मुफ्ती का समर्थक जानता, महबूबा मुफ्ती 2 सीट जीते जम्मू कश्मीर में या 3 जीत ले उनकी पार्टी, प्रधानमंत्री तो नहीं हो जाएंगे। केसीआर के वोटर भी वही जानते हैं, अखिलेश यादव के वोटर भी वही जानते हैं। तब जो 37% वोट शेयर था 2022 में एसपी अलायंस का, उसमें लोकसभा में आप क्या डिटेक्ट होते देखते हैं या क्या प्लस होते देखते हैं? देखिए, एक्सिस बाय इंडिया एग्जिट पोल के अनुसार 2019 में 37% लोग जो थे वो प्राइम मिनिस्टर चेहरा के ऊपर उन लोगों ने वोट किया था। तो प्राइम मिनिस्टर फेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इंडिया अलायंस का कौन प्राइम मिनिस्टर फेस होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। 2022 में 8% लोगों ने भाजपा को मोदी के नाम पे वोट किया था। ये आंकड़ा लोकसभा में 2019 का नंबर है, 31% है। यानी हर 3 में से 1 वोटर जो भाजपा को वोट करता है लोकसभा चुनाव में, वो मोदी के नाम पे किया 2019 में। तो जो वोट बीजेपी को अभी पड़ा है 44-45%, उसमें 8% मोदी फैक्टर है, यानी लगभग 3-4% वोट, 4-5% वोट। तो ये वोट शेयर आप देखेंगे बढ़ सकता है अगर मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी नहीं आती है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के ऊपर वोट होता है। अब ये जो बढ़ेगा वोट, अब वो बसपा का कम होता है, क्योंकि बसपा भी 12-13% पे अभी भी विधानसभा में है, जी हाँ, या बाकी दलों का कम होता है, या समाजवादी पार्टी का कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। और समाजवादी पार्टी के लिए एक आप कह सकते हैं ग्लिटर ऑफ होप ये है कि नॉन जाटव समाज में आज समाजवादी पार्टी नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गई और बसपा जो है वो नंबर 3 पोजीशन पे पहुंच गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाज में। इसलिए भी आप देखेंगे कि अंबेडकराइट प्लस लोहियावादी जो है दोनों मिल, ये एक स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी की एलिजेड कम्युनल पॉलिटिक्स को हराएंगे, ये भी एक स्ट्रैटेजी उनकी है। तो अभी देखना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन रहता है इंडिया अलायंस का, और क्या वो वोट ड्रॉ कर पाता है। अगर राहुल गांधी रहते हैं तो क्या वो यूपी में वोट ड्रॉ कर पाते हैं कि नहीं अपने नाम पर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 घंटे की बहस चली। मुझे लगता है कि कल्याण सिंह का स्मरण भाजपा ने जिस ढंग से किया है उसका मुख्य मकसद है सामाजिक न्याय की जो एक अवधारणा है, उससे जुड़े जो जाति समूह हैं उनको और मजबूती के साथ बांध कर रखना। ये बात सच है, हम स्वीकार करें तो अच्छी बात, ना करें तो और अच्छी बात, कि जो लाभार्थी वर्ग देश में बना, मेरी बात को अमिताभ तिवारी जरूर डिटो करेंगे क्योंकि आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते। उस लाभार्थी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी के लिए देश भर में जीत का एक बड़ा रास्ता खोला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी पार्टियां, सारे नारे एक तरफ, और 80 करोड़ लोगों को जीवन यापन के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मिला मुफ्त खाद्यान्न, उसकी तासीर एक तरफ, और उसमें दलित और पिछड़ों की संख्या ज्यादा है। स्वाभाविक है,
जो समाज का विकास की मुख्य धारा से जितना अधिक अछूता वर्ग है वो लाभार्थी वर्ग में उतना ही आगे रहता है, स्वाभाविक है। जिसके पास सुविधा नहीं उसको पहली सुविधा मिलेगी तो वो एक बनता है बेनिफिशियरी। एक तो ये विषय मुझे समझ में आता। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लड़ाई है अखिलेश यादव के चेहरे पर। अखिलेश यादव के चेहरे का जो वोट है सपा के पास, या जयंत चौधरी के चेहरे पर जो आरएलडी के पास जितना भी वोट है थोड़ा बहुत, हालांकि वो तो खुद ही चुनाव हार के बेचारे अपना, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है वो उनके वोटर इस बात को जानते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। इसीलिए विधानसभा में सपा का 37% अलायंस गया वोट में, क्योंकि वहां उनको लग रहा था कि जोर लगा के हैया जोर लगाएंगे तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संभावनाओं के द्वार खुले थे। लेकिन अब तो ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए जो हार्डकोर सपा का भी सदस्य हो उससे भी आप पूछेंगे कि क्या संभावना है अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर हो जाए, नहीं ना। मायावती हो जाए, नहीं ना, नहीं ना, कोई स्थिति बने तब वहां चेहरा बदल जाता है। विधानसभा में चेहरा दूसरा और वहां दूसरा हो जाता है। केसीआर तेलंगाना में चुनाव हो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन लोकसभा में केसीआर को जो पॉपुलैरिटी है विधानसभा में वो लोकसभा में एज इट इज रह जाए, संभव नहीं। इसीलिए इसका एक उदाहरण देते, हो सकता है मेरे मित्रों को कुछ लोगों को इस बात मेरी अभी ग्राह्य ना हो, लेकिन मैं आंकड़े दूंगा तो ग्राह्य हो जाएगी, और नहीं होगी तो भी करनी होगी। कई बार गोली कड़वी होती है लेकिन पानी के साथ लेनी पड़ती है, लेकिन लेनी तो पड़ती है। कर्नाटक में अमिताभ तिवारी, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी पिछले चुनाव में, ठीक, इसमें नहीं। लोगों ने कहा कर्नाटक से भाजपा खत्म हो गई, उसका स्यापा पढ़ लो, क्या उसका 40वां कर दो। उसके बाद विधानसभा हारने के बाद लोकसभा आया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 50% के बैरियर कोई क्रॉस कर दिया, 51% वोट पाया। क्या 51%? लो हो गई लड़ाई एक तरफा, खत्म। भाई 49 में सब भी रहो तो भी क्या फर्क पड़ता, कुछ नहीं। लोकतंत्र का तराजू तो झुक गया इधर, क्योंकि वहां पर फिर सिद्धिरमैया हो या शिव कुमार हो, लोगों को लगा ये प्रधानमंत्री थोड़े ना बनेंगे भाई, या कुमार स्वामी हो। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट का सबसे बड़ा मसला बनता है। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की भूमिका, या देश भर में पिछड़ों के बीच में कल्याण सिंह की भूमिका इसलिए क्योंकि कल्याण सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग है ना, वो किसी अब एक अम्ब्रेला के नाम पर नोटिफाई होने को तैयार नहीं कि सब लोग कहते हैं पिछड़े वर्ग और हम उसके नेता ना। वो कह रहे, उन्होंने कहा जितने वर्ग हैं पिछड़ों में, जितनी प्रमुख जातियां हैं, वो सब अपनी हिस्सेदारी देखना चाहती हैं। ये जान लीजिए, वो जानती है कि मेरे आदमी को मंच पर कुर्सी मिली कि नहीं मिली। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू जी की पार्टी का जो चरमोत्कर्ष था वो बीत गया, इसीलिए क्योंकि जो रेनबो उनके साथ जुड़ा था उससे जातियां अलग होती गईं, क्योंकि उनको लगा कि यहां वर्चस्व एक जाति का है। चरण सिंह जी की पार्टी बीकेडी थी, भारतीय क्रांति दल। अमिताभ जी इमरजेंसी के दौरान जब चुनाव हुआ, इमरजेंसी के बाद, तो उनकी पार्टी का नाम था बीकेडी। तो चरण सिंह बहुत बड़े वोट बैंक समूह के नेता थे। क्या वो घटते घटते जाट पर आ गया, और जाट से भी घटते घटते छपरौली चला गया, हो गया ना खत्म। जातियां निकलती गई उनके तंबू से, और आज जब जयंत है तो आप देख लीजिए कहां खड़े, क्योंकि वो उस वर्ग के नेता नहीं रही उनकी पार्टी। ये अलग बात है कि 77 के चुनाव में भी जनसंघ ने देश जनता पार्टी, पूरे जनता पार्टी में सर्वाधिक सीटें जीती थी। देश में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जनता पार्टी में 77 में जनसंघ ही था। तो मसला सिर्फ इतना सा कि जो पिछड़ी जातियां हैं वो
अपनी लीडरशिप देखना चाहेंगी, स्वाभाविक है। वो ये नहीं, इनको अब ये स्वीकार नहीं कि एक ही पिछड़ों में भी एक ही जाति का की लीडरशिप स्थायी तौर पर रहे, कम से कम लीडरशिप रोटेट ही होती रहे, कभी सैनी हो, कभी लोधी हो, कभी यादव हो, रोटेशन ही हो जाए। ऐसा संभव अब नहीं देश में कि नहीं तो तिलक हमारे ही लगेगा, तुम सब लोग पीछे बाजा बजाओ। वो जमाना चला गया, कांग्रेस के लिए भी चला गया, क्षेत्रीय दलों के लिए भी चला गया, भाजपा के लिए भी चला गया। संभव नहीं। आपको रोटेशन में लोगों को आगे बढ़ा के रखना पड़ेगा। बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी का सारा क्लाउड, सारा अभ्युदय इसीलिए हुआ ना, वरना तो पहले जो लोग थे अति पिछड़े वो लालू जी के साथ थे, फिर वो यादवों तक कन्फाइंड हुए जब, तो नॉन यादव खिसक गए और वो नीतीश को उन्होंने नेता बना दिया। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बनी। और लोहिया जी की बार बार बात आती है तो एक चीज मुझे याद आती है कि ये बड़ा रोचक बात है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे। अमिताभ तिवारी जी, है ना अद्भुत बात, क्या जिनके नाम का ताबीज सब पहन रहे पिछड़े वर्ग के नाम पर, वो लोहिया खुद पिछड़े वर्ग से नहीं आते थे। लेकिन ठीक है, राजनीति है। मेरा अपना ऐसा मानना है कि पिछड़े वर्ग के तमाम जो जातीय समूह हैं उनमें जो राजनीतिक चेतना आई है उत्तर प्रदेश में, कम से कम नॉन यादव वर्ग में, उसका सबसे बड़ा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है। उन्होंने ही पिछड़े वर्ग के अन्य जातियों को यह भरोसा दिलाया कि नहीं, आपका राज भी हो सकता है, आपका चीफ मिनिस्टर हो सकता है, आपके प्रभावशाली लोग हो सकते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं था। वो बड़ा जो आइस ब्रेक की, इसीलिए मैंने कहा 222 सीटें कि एक भी मुस्लिम वोट के बिना, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1991 में किसी मुसलमान ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया होगा ना, माहौल ऐसा था और सामने मुलायम सिंह जी थे। तब 222 सीटें अगर जीती तो वो इसी पिछड़ों की गोलबंदी से जीती। उन्होंने 3-3% वाली जो पिछड़ों की जातियां थी उनका एक रेनबो तैयार किया था, और वो 9-10% वोट जब जाके भाजपा में जुड़ा तो उसने भाजपा की किस्मत ही बदल दी। उसके बाद मानना जाने लगा कि भाजपा भी उत्तर प्रदेश में शासन कर सकती है। इसीलिए आज मुझे लगता है कल्याण सिंह की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को है, राम मंदिर के लिए नहीं। राम मंदिर का तो जो उद्घाटन ही बचा है, बाकी सब तो हो ही गया, लोकार्पण बचा है। सामाजिक न्याय के लिए, क्योंकि मुझे याद है एक बार प्रमोद महाजन ने मुझसे कहा था कि लोग 2 in 1 होते हैं, 3 in 1 होते हैं। उन्होंने कहा अमिताभ तिवारी जी के कल्याण सिंह 5 in 1 है, एक चेहरा 5 विशेषताएं। उन्होंने कहा था इसलिए मेरी पार्टी के लिए कीमती हैं। और ओपी सिंह जी, एक बात आपके लिए कहता हूं, जब कल्याण सिंह जी और भाजपा में अनबन हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो जॉर्ज फर्नांडिस से मेरी बात हुई। मैंने कहा जॉर्ज साहब इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री, अगर कल्याण सिंह धैर्य रख लेते तो वाजपेयी अडवाणी के बाद कल्याण सिंह ही भाजपा का भविष्य होते, भाग्य होते। ये क्लाउड था, ये स्ट्रेचर था। इसलिए आज, और एक बात कहूंगा, पिछड़ों की बात आई, मनोज जी की पार्टी ने भी कही, सब लोगों ने कहा, सौजन्यता भी एक चीज होती है। कल्याण सिंह जी का जब निधन हुआ था उस वक्त समाजवादी पार्टी से कोई पांव से चल के कल्याण सिंह जी के शव पर फूल चढ़ाने नहीं आया। आप पिछड़े वर्ग की राजनीति करोगे, वो तो पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे देश के, आप नहीं आए ना। भाजपा ने वहां सौजन्यता दिखाई। मुलायम सिंह जी का जब देहावसान हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं को लखनऊ और लखनऊ के बाद सफाई तक भेजा। यह सौजन्यता भी पिछड़े वर्ग को समझ आती है। कल्याण सिंह जी का शव जहां रखा गया था वहां से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के आवास और कार्यालय की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। पांव पांव चलते तो भी आ सकते थे, नहीं गाड़ी से तो आ ही सकते थे। यह भी पिछड़ा वर्ग देखता है, यह भी कड़वी सच्चाई है। धन्यवाद।